अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको हम आम भाषा में शराब बोलते हैं, इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हौसलों से मिलती है मंजिल, ये बात याद रखना। जो खुद पर भरोसा करते हैं वही इतिहास रचते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, टैक्स मंथन की इस जीएसटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये पहली वीडियो है और इस सीरीज में हम जीएसटी के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस छोटी छोटी वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो सीरीज में मैं प्राइमरीली सीजीएसटी एक्ट 2017 की प्रोविजंस कवर करूंगा, जहां आईजीएसटी एक्ट 2017 में कोई स्पेशल या डिस्टिंक्ट प्रोविजन होगा उसे अलग से डिस्कस किया जाएगा। साथ ही सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के कई प्रोविजंस सब्सटेंशियली सिमिलर हैं, इसीलिए सीजीएसटी के रेफरेंसेस को एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जा सकता है, जब तक स्पेसिफिकली कुछ और मेंशन ना किया गया हो। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई इन जीएसटी। आइए, किसी भी टैक्स को लगाने से पहले संविधान की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज मेड अंडर एन इनैक्टमेंट। और हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन भी होना चाहिए जो टैक्स चार्ज करने की आपको अनुमति दे। सबसे पहले संविधान की परमिशन चाहिए, तो संविधान के आर्टिकल 265 में बताया गया कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी टैक्स को लगाने के लिए उसका कानून में होना जरूरी है, उसके लिए कोई कानून होना जरूरी है, और उस कानून में एक चार्जिंग सेक्शन होना भी जरूरी है। आर्टिकल 366 जो डेफिनेशंस की बात करता है, क्योंकि हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो डेफिनेशन संविधान ने बताई कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई। यहां बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको हम टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे, कि जो सप्लाई होगी किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, इनकी सप्लाई होगी तभी इस पे टैक्स लगेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ, सप्लाई, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेप्ट, एक चीज बाहर करी गई, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको हम आम भाषा में शराब बोलते हैं, इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस पर अगर कुछ टैक्स लगाना है तो वो पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। रूल ऑफ 265 हमने पढ़ा कि ये सुप्रीम है, इसने ही इजाजत दी है टैक्स लगाने की। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब जिसमें सप्लाई हो गुड्स और सर्विसेज की, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी संविधान ने इसको बाहर कर दिया, तो इस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए आगे। अभी मैंने बोला कि किसी भी एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए टैक्स लगाने के लिए। तो जीएसटी में इंट्रा स्टेट यानी विद इन और इंटर स्टेट यानी आउटसाइड द स्टेट, दो तरह से टैक्स लगता है, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। अगर आप अपनी स्टेट से बाहर कोई गुड्स या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, तो इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, और एक विद इन स्टेट में इंट्रा जीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, लेकिन अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां एसजीएसटी की जगह आ जाएगा यूटीजीएसटी। और इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है आईजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट के लिए गवर्न करता है सीजीएसटी, जिसका सेक्शन 9 बताता है कि देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी चार्ज करने के लिए है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 9 ऑफ एसजीएसटी जो एसजीएसटी चार्ज करेगा। यानी अगर सपोज करो किसी भी गुड्स या सर्विस पे जीएसटी का रेट है 18%, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी। और वही गुड्स या सर्विस आप इंटर स्टेट यानी अपनी स्टेट्स के बाहर सप्लाई करते हैं, तो उस पे आईजीएसटी लगेगा 18%। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 5 है जो आईजीएसटी एक्ट का है,
जो इंटर स्टेट जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है। अभी हमने पढ़ा, संविधान ने बोला गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी में सीजीएसटी के सेक्शन 2 में इनकी डेफिनेशन बताई गई है। उस डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में गुड्स को एक्सप्लेन किया गया है। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, और सर्विसेज जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में बताया गया है, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। अब आप ये देखिए, जीएसटी चार्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास आपको गुड्स होने चाहिए या सर्विसेज या बोथ। गुड्स बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में, और सर्विसेज बताई सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में। गुड्स का मतलब है ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, और सर्विसेज के लिए है एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विसेज में क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। मनी एंड सिक्योरिटीज को दोनों की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया, मनी और सिक्योरिटीज दोनों में कवर नहीं है। तो एनीथिंग अदर देन गुड्स का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। तो इस डेफिनेशन से तो ये पता चला कि सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। अगर यह मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अदर देन का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां आ जानी चाहिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल यानी सप्लाई करने पर सर्विसेज माना जा सकता है। बड़ा अजीब सा है जीएसटी एक्ट। अब क्या सच में इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अपनी बिल्डिंग या फ्लैट सेल करते हो उस पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता, वो हम आगे समझेंगे। यहां तक की डेफिनेशन से तो यही लग रहा है कि मूवेबल यहां आ गया और अदर देन मूवेबल यहां आ गया, और एक्सक्लूड क्या किया है इसमें? एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। ये दोनों की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। अभी हम ये समझें, गुड्स को हम सेल करते हैं, सर्विसेज को हम रेंडर करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहां पे जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है सप्लाई। क्या मैं ये बोलूं कि जो सेल करेंगे गुड्स को, सेल इज इक्वल टू सप्लाई? इसका मतलब क्या? सेल सप्लाई है जीएसटी के अकॉर्डिंग? और मैं आपको यहां कहता हूं कि नहीं जी, ऑल सेल सप्लाई नहीं है। क्या सारी सर्विसेज रेंडर करना सप्लाई है? मैं बोलता हूं नहीं, सारी सर्विसेज भी सप्लाई नहीं है। इसका मतलब सप्लाई कुछ और ही है कि सारी सेल इसमें नहीं है, सारी सर्विसेज नहीं है। इसका एग्जांपल लेते हैं। आप भी कहोगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, सारी सेल नहीं है। कौन सी सेल नहीं है? सपोज करो आप अपना घर का पुराना फर्नीचर, पुराना सामान, पुराना फ्रिज सेल कर देते हो, कबाड़ी में बेच देते हो, पुरानी गाड़ी रीसेल कर देते हो आप, उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। यहां मैं जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं है कि मैंने आपको ये सेक्शन पढ़ा दिया, एक ओवरव्यू सा दे रहा हूं। तो पर्सनल बिलोंगिंग्स अगर आप सेल करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। लेकिन सेल तो वो भी है, इट मीन सारी सेल सप्लाई नहीं है। एक टीचर अपने बेटे को पढ़ाता है फ्री में, सर्विस तो वो रेंडर कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में पैसे नहीं ले रहा, कंसिडरेशन नहीं ले रहा, फ्री में पढ़ा रहा है, वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो पर्सनल टीचिंग कर रहा है, राइट? तो वो सर्विस तो है लेकिन जीएसटी में सप्लाई नहीं बनेगा। और क्या सर्विस रिसीव करते हो आप, उस पे जीएसटी लगना चाहिए? आप कोई चीज परचेज कर रहे हो या सर्विस रिसीव कर रहे हो किसी से, तो उस पे जीएसटी लगना चाहिए? मैं आपको कहूंगा यस, इस पे जीएसटी लगता है, ये सप्लाई माना जाता है। इलॉजिकल है लेकिन ये सच है। आगे हम उसको और अच्छे से, और वीडियोस आती जाएंगी, उसमें और चीज क्लियर होती जाएगी। इट मीन सप्लाई इतना वाइड है कि सारी सेल इसमें कवर नहीं हो रही, सारी सर्विसेज इसमें कवर नहीं हो रही, लेकिन सर्विस रिसीव करोगे तो भी उस पे लग सकता है। या आप गुड्स परचेज करोगे, सपोज करो आप गुड्स कोई चीज परचेज करते हो, तो क्या उस पे भी लग सकता है? हाँ जी, लग सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि लग जाएगा, लग सकता है। किस केस में लग सकता है, किस केस में नहीं, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे।
तो यहां जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। कुछ चीजें इसमें से बाहर करी गई हैं। बस इसका स्कोप क्या है, यानी कि सप्लाई का स्कोप इतना बड़ा हो गया कि इसमें सभी कुछ समाहित हो गया। और डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 को समझते हैं। सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट का है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें सेक्शन 7 को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 के इसमें एक है सेक्शन सब सेक्शन 1, फिर 1 के बाद सेक्शन 1 कैपिटल ए, सेक्शन 2 सब सेक्शन और सब सेक्शन 3। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 है, फिर 1 कैपिटल है, 2 है और 3। इसके 4 पार्ट्स में ये सेक्शन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 की क्लॉजेज हैं ए, डबल ए, बी और सी। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए आज की वीडियो में कवर करते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, जब किसी भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड यूज हो तो उसका मतलब होता है कि वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, यानी जो क्लॉजेज नीचे दी गई हैं वो तो है ही, इसके अलावा भी और कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है या समझा जा सकता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई की सारी फॉर्म्स जिसमें गुड्स भी है, सर्विसेज भी हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। कंबाइंड भी आप गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों मिला के भी आप रेंडर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कंस्ट्रक्शन सर्विस है, आप कोई मान लो सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें मटेरियल यानी गुड्स भी है आपका और लेबर सर्विसेज भी है, तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सच एज ऑल फॉर्म्स में 8 फॉर्म्स बताई है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ने। पहली है सेल, दूसरी है ट्रांसफर, तीसरी है बार्टर, चौथी एक्सचेंज, फिर 5वीं लाइसेंस, 6ठी रेंटल, 7वीं लीज और 8वां डिस्पोजल। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये 8 फॉर्म्स सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ने बताई, जो ऑलमोस्ट सब चीजें इसमें कवर कर रही है। मेड और अग्रीड टू बी मेड, आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, मेड और अग्रीड टू बी मेड आज करते हैं या आगे करने की बात करते हैं, कोई अग्रीमेंट करते हैं। आज आपने कोई सप्लाई नहीं करी लेकिन आपने कोई अग्रीमेंट कर लिया कि हाँ अब मैं ये काम आपका करूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। फॉर अ कंसीडरेशन, फॉर अ कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ मिलना चाहिए उसके बदले में। कंसीडरेशन की अलग से डेफिनेशन है जिसको अभी हम समझेंगे। कुछ मिलना चाहिए मींस पैसे भी मिल सकते हैं, मनी भी मिल सकती है, या कोई और चीज जिसकी मनी में मॉनेटरी वैल्यू हम बना सकते हैं, वो भी है। प्लस बाय अ पर्सन, पर्सन कोई भी हो सकता है, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने और बिजनेस को बढ़ाने के लिए किए गए ये 8 तरीके से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कंसीडरेशन के अगेंस्ट हो तो वो सप्लाई में कवर होती है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए को थोड़ा सा डीप समझते हैं। टू क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर दिस क्लॉज वी मस्ट सेटिस्फाई द ट्रिपल टेस्ट, यानी इसके जो 3 पैरामीटर हैं वो क्या है? इफ एनी पिलर फॉल्स द ट्रांजेक्शन इज आउटसाइड 7(1)(a, किसी भी ट्रांजेक्शन को 7(1)(a) में कवर करने के लिए 3 पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम अभी समझेंगे। द फ्रेज इंक्लूड्स का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था, मेक अ डेफिनेशन इंक्लूसिव, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल हैं। मेड और एग्रीड टू बी मेड का मतलब इवन एन एडवांस पेमेंट फॉर अ फ्यूचर सप्लाई इज ऑल्सो कवर। आप समझ सकते हो सप्लाई का दायरा कितना बड़ा हो गया कि एडवांस पेमेंट भी आपने ली है तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आ गया।
तो भी वो जीएसटी में टैक्सेबल सप्लाई यानी ट्रांजैक्शन बन गई। तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। 8 फॉर्म्स क्या था? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ये सब चीजें जो थी वो 8 तरीके जो उसमें बताए, प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि आप किसी चीज के बदले में आप उसको दे रहे हो, आप मनी ले रहे हो, जैसे आप गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विसेज रेंडर कर रहे हो किसी अमाउंट के बदले में। वो अमाउंट मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकता है या कोई और वैल्यू भी हो सकता है। प्लस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने और बिजनेस को बढ़ाने के संदर्भ में ही किया गया हो। अगर ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रही हैं तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है, अदरवाइज फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे यानी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के बाद क्लॉज AA है, बी है, सी है, वहां तक हमें जाना होगा। अब देखो सेल, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है? ये 8 फॉर्म्स हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। जो 3 पैरामीटर हमने लिए हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, 7(1)(a) के 3 पैरामीटर हम एक एक करके समझते हैं। पहला था 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। वो क्या था? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज और डिस्पोजल। इसको मैंने एक साथ रखा है। इन तीनों को हमने एक साथ रखा है। जैसे किराया, आप सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आप लाइसेंस दे रहे हो कि आप ये लाइसेंस लोगे तभी मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर पाओगे, यानी सॉफ्टवेयर यूज करने का किराया हो गया। आप अपना मकान रेंट पे दे रहे हो, आप कोई मशीनरी लीज पे दे रहे हो, है ना? तो ये जो सब किराया वाली चीजें एक साथ कर दी मैंने, डिस्पोजल एक साथ, एक्सचेंज एक साथ, बार्टर, सेल, ट्रांसफर। अब इनका डिफरेंस समझते हैं क्या है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल। सेल और ट्रांसफर में क्या होता है? ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, टाइटल भी हो जाता है, परमानेंट इन नेचर, कि आपने हमेशा के लिए जो गुड्स या सर्विसेज है उसको आपने ट्रांसफर करा विद ओनरशिप एंड टाइटल। बार्टर क्या है? आपने एक चीज के बदले एक चीज दी है, उसके बदले कुछ और चीज या सर्विस, गुड्स या सर्विस आपने ले लिया। गुड्स फॉर गुड्स भी हो सकते हैं, या गुड्स फॉर सर्विस भी हो सकता है, या सर्विस फॉर सर्विस भी हो सकता है, या सर्विस फॉर गुड्स भी हो सकता है। स्वैप हो सकता है। नो मनी इन्वॉल्व। बार्टर में कोई मनी नहीं है। सपोज करो आपने किसी डॉक्टर के पास गए, अपना इलाज करा लिया, डॉक्टर ने उसके बदले में, आप कोई लॉयर है, आपसे कंसल्टेंसी ले ली। कोई और एग्जांपल आप उठा सकते हो। सपोज करो आपने किसी को मशीनरी सेल करी और मशीनरी के बदले में कोई और गुड्स उससे ले लिया उतनी ही वैल्यू का, तो वो हो गया बार्टर। अब एक्सचेंज में क्या है? गुड्स फॉर गुड्स। एक्सचेंज और बार्टर में फर्क ये है कि बार्टर में तो गुड्स के बदले में गुड्स, या गुड्स के बदले में सर्विसेज, या सर्विस के बदले में गुड्स, या सर्विस के बदले सर्विस हो सकता है। लेकिन एक्सचेंज में एक मनी वैल्यू भी ऐड हो जाती है, गुड्स फॉर गुड्स प्लस मॉनेटरी डिफरेंस। जैसे सपोज करो आपका कोई फोन था, आपने अपना एक फोन किसी दूसरे फोन के बदले में एक्सचेंज करा, साथ में कुछ पैसे भी ले लिए। सपोज करो आपने एक फोन दिया 1 लाख रुपए का था, उसके बदले में कोई दूसरा फोन लिया, साथ में कुछ अमाउंट भी ले लिया, वो एक्सचेंज के दायरे में आएगा। लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये मैंने आपको बोला था किराया। जैसे ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज फॉर अ टाइम, टाइटल स्टेज विद ओनर। सेल और ट्रांसफर में आपका टाइटल भी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन लाइसेंस, रेंट और लीज में आपने गाड़ी ले ली किराए पे, ठीक है, ओनरशिप किसी और के पास है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो यूज करने के बदले में जो आपको किराया देना पड़ रहा है वो इसमें आता है। इसमें टाइटल तो ओनर के पास ही रहता है, जस्ट आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के एवज में जो अमाउंट देते हो वो इसमें कवर होता है। और डिस्पोजल, डिस्पोजल अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सपोज करो आप अपने घर का पुराना फर्नीचर डिस्पोज कर देते हो, सेल कर देते हो, लेकिन वो जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल नेचर का हो गया, ठीक है, उसमें आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। लेकिन आप बिजनेस को चलाने और बढ़ाने में किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट अपने कोई कैपिटल एसेट्स भी डिस्पोज करते हो, तो वो यहां जीएसटी के दायरे में आएगा। डिस्कार्डिंग, स्क्रैपिंग और सेलिंग बिजनेस एसेट। अगर आप बिजनेस को चलाते हुए कोई बिजनेस में इस्तेमाल की जाने वाली एसेट को आप डिस्पोज कर रहे हो, उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, बिजनेस भी इन्वॉल्व है, सप्लाई भी है, गुड्स और सर्विसेज, सारा कुछ हो रहा है, हमारे तीनों पैरामीटर कवर हो रहे हैं, इसलिए वो सेक्शन 7(1)(a) में कवर होगा। पहला पैरामीटर था जिसमें हमने 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई पढ़ा। दूसरा पैरामीटर था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी में बताई है। कंसिडरेशन क्या है? इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ इंक्लूड्स। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड है? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड,
या तो पेमेंट कर दी गई हो या भविष्य में करी जाने वाली हो, वेदर इन मनी और अदरवाइज, मॉनेटरी वैल्यू में करी हो या अदरवाइज भी किसी भी फॉर्म में आपने करी हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई, उस सप्लाई के संदर्भ में, उस सप्लाई से रिलेशन में, उस सप्लाई के रिलेटेड ही आपने वो अमाउंट आप ले रहे हो। बी द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, किसी काम को करने और ना करने की मॉनेटरी वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मींस सब्सिडी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। आप कोई सर्विस रेंटर कर रहे हैं, सपोज करो 1 लाख रुपए की, उसमें आप ले रहे हो 80,000 और 20,000 की गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, तो आपकी वैल्यू 80,000 मानी जाएगी, सब्सिडी इसमें बाहर हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा, चाहे पैसे मिल रहे हैं या पैसे के बदले में कोई और सर्विस या गुड्स मिल रहे हैं जो पैसे की वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है, जो मनी वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता हो। अब इसमें क्या क्या है, इंक्लूजन में क्या है, कैश, काइंड, वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, आप उस गुड्स से सर्विस के बदले में किसी से कोई काम करवा रहे हो या उस गुड्स और सर्विस के बदले में किसी से कोई काम ना करने को कह रहे हो, वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। पेमेंट बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, चाहे जो सर्विस या गुड्स रिसीव कर रहा है वो पे करे या उसके बदले में कोई और पे करे। फॉर एग्जाम्पल, राम कहीं पढ़ने जाता है, अपनी क्लासेस लेने जाता है, सीए कर रहा है और सीए की क्लासेस लेने जाता है और उस सीए क्लासेस की फीस उसके पापा पे करते हैं, तो क्या वो सप्लाई में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ जी, उन जो फैकल्टी है, जो टीचर है, उनकी सर्विसेज में ये सप्लाई, उनकी सर्विसेज सप्लाई मानी जाएगी। पेमेंट चाहे राम ना करके उसके फादर कर रहे हैं, यानी जो सर्विस ले रहा है, रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस पे करे या कोई और पे करे, वो भी इस सेक्शन में कवर होगा। क्या चीज प्रॉपरली बाहर है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज, रिफंडेबल डिपॉजिट्स। रिफंडेबल डिपॉजिट्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बताऊंगा कि कोई जो रिफंडेबल डिपॉजिट है कि आपने डिपॉजिट कराया, आपने कोई मकान किराए पे लिया और उसके लिए 1 महीने या 3 महीने की कोई अपने एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दी कि जब हम खाली करेंगे वो सिक्योरिटी वापस ले लेंगे, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो सप्लाई की डेफिनेशन में सब कवर नहीं होता, सप्लाई के स्कोप में कवर नहीं होता। लेकिन चलो मैं यही बता देता हूं, लेकिन जब आप वो मकान खाली कर रहे होंगे और सपोज करो आपने 1 या 2 महीने का नोटिस दिया और आपने मकान मालिक को बोला कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसमें से हमारा किराया एडजस्ट कर लीजिए, तब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उतने अमाउंट से जितने अमाउंट का किराया बनता है सप्लाई माना जाएगा। अब आगे पहले समझते हैं, अभी हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई थी जो अभी हमने समझी, फिर कंसिडरेशन था, इसके बाद बिजनेस को चलाने या बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के 3 पैरामीटर साइमल्टेनियसली होने चाहिए, नहीं तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए नहीं लगेगी। 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई होनी चाहिए प्लस कंसीडरेशन, उसके बाद बिजनेस। अब समझते हैं बिजनेस को। बिजनेस की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में कवर है। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, यानी कैसा भी बिजनेस, चाहे वो इनमें कवर हो रहा हो या नाम से या काम के तरीके से वो बिजनेस जैसा लग रहा हो, वो सभी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। वेदर और नॉट फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट। पेक्यूनरी बेनिफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए किया गया हो या नहीं, नॉट नेसेसरी फॉर टू बी बिजनेस। वो कह रहे हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उसका मोटिव प्रॉफिट हो या नहीं हो, तो भी हम उसको यहां कवर करेंगे। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन है। अभी पीछे हमने देखा कि सारी सेल सप्लाई नहीं है, हमने देखा सारी सर्विसेज सप्लाई नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि गुड्स और सर्विसेज का मतलब है सेल और सर्विसेज रेंडर दोनों को जोड़ दो सप्लाई हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मैंने एक जगह बताया कि हो सकता है सर्विस आप रिसीव कर रहे हो तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाए। अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, फिर भी सप्लाई माना जा सकता है, फिर भी वो बिजनेस माना जाएगा कि अगर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो भी हम बिजनेस मानेंगे।
तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। इसीलिए हमारा जो लोगो है टैक्स मंथन, उसका स्लोगन है वेयर कंफ्यूजन टर्न्स इनटू क्लैरिटी, यानी कि जहां आपकी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदला जाए। तो आइए इसको समझे कि प्रॉफिट मोटिव ना हो और फिर भी हम बिजनेस कर रहे हो, ये क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो पेंटर भी हैं, वो अपनी पेंटिंग बनाते हैं, किसी एग्जीबिशन में लगवाते हैं और वहां वो सेल होती है, उसके अगेंस्ट में मॉनेटरी वैल्यू भी रिसीव होता है। तो इट मींस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से वो सेल भी है, ट्रांसफर में कवर हो रहा है, 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में कवर हो रहा है, मॉनेटरी वैल्यू यानी कंसीडरेशन भी है। लेकिन तीसरा जो हमारा पैरामीटर था बिजनेस का, वो पेंटर ये कहते हैं कि भाई ये मेरा मोटिव बिजनेस का नहीं है, भले ही एग्जीबिशन में मैं शो कर रहा हूं और वहां सेल हो रही है, सेल से पैसा आ रहा है, लेकिन वो मैं पैसा 100% किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देता हूं चैरिटी के लिए। लेकिन यहां जीएसटी एक्ट कहता है कोई बात नहीं, अब पैसा आने के बाद उसका जो मर्जी करें, हमें उससे मतलब नहीं है। पैसा आने के तरीके को देखें, क्या हमारे पैरामीटर कवर हो रहे हैं। हमारा पहला पैरामीटर 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई कवर हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। कंसीडरेशन है, इसमें पैसे मिल रहे हैं आपको, हाँ जी मिल रहे हैं। तीसरा बिजनेस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है, हाँ जी कवर है। कैसे, वेदर और नॉट फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया गया हो या नहीं, ये बिजनेस की डेफिनेशन भी कवर हो रहा है, इसलिए सप्लाई मानी जाएगी और इस पे जीएसटी आपको लगाना पड़ेगा। बी है और एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज। मैंने क्या बोला था कि इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है इसमें। फर्दरेंस मींस बिजनेस को चलाने में जो भी सहायक एक्टिविटीज होंगी वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होती हैं। तो तीनों पैरामीटर आज हमने समझे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के। और इसमें एक बात ये वहां ये भी लिखी थी, वोकेशन भी इसमें कवर है। वोकेशन मींस आपकी हॉबी है, कैन बी बिजनेस इफ यू स्टार्ट सेलिंग। फॉर एग्जांपल पेंटिंग सेल्स, जो अभी मैंने पेंटर वाली एग्जांपल दिया, वो तो वो कह रहे हैं मेरा शौक है पेंटिंग करना और उसे सेल करना। तो अगर आपका कोई शौक है और वो उससे आप पैसा अर्जित कर रहे हो, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होगा, वो भी जीएसटी के लिए सप्लाई माना जाएगा। तो अब जस्ट लास्ट में, अभी हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए करा है, लास्ट में थोड़ा सा समझते हैं। पर्सनल एक्टिविटी सेलिंग ओल्ड फर्नीचर ऑफ होम, आप अपने घर का पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं मान रहे। सेलिंग पर्सनल गोल्ड ज्वेलरी सप्लाई नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप बिजनेस में सेल करते हैं, सेलिंग फर्नीचर शॉप पर और ज्वेलरी सेलिंग, आप मान लो सोने के बिस्कुट अपनी ज्वेलरी की दुकान पे बेच रहे हैं या अपना फर्नीचर किसी दुकान पे बेच रहे हैं बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसा यहां भी आ रहा है पर्सनल में भी, लेकिन जब मोटिव वहां पे बिजनेस है तो उस पे सप्लाई माना जाएगा। और यहां पे क्योंकि आप अपना वैसे ही पुराना फर्नीचर कंसीडरेशन के अगेंस्ट भले ही निकाल रहे हैं, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। आज हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ा। अगली वीडियोस में उसके आगे के क्लॉजेस पे जाएंगे और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस बना के हम जीएसटी के मेजर प्रोविजंस को कवर करेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।